हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, कैसे डेल्टा यू डेल्टा एच कैलकुलेट किया जाता है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबली कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर अलग होता है, अगर इरिवर्सिबली कर रहे हैं तो कुछ और होता है। तो कैसे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है ये हमने देखा, और उस पर जेई में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम फिर से एडियाबेटिक प्रोसेस की ही बात करेंगे, लेकिन एक एडियाबेटिक प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी कर्व्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये जो हमारा डिस्कशन है वो अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस है। कौन कौन से कर्व्स प्लॉट कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और साथ में उनको कंपेयर भी करेंगे। जैसे एक एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ कंपेयर करेंगे, यानी दोनों के कर्व्स में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अलग अलग तरह के कर्व्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीवी डायग्राम की। एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें पीवी कर्व प्लॉट करना है। यस, यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर आप कर्व प्लॉट कर रहे हो दैट मीन्स प्रोसेस इज रिवर्सिबल। यानी ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है वो राइट नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो रहा है। हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें अगर पीवी डायग्राम प्लॉट करना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? पीवी की पावर गामा। तो पीवी की पावर गामा से हम कर्व प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर। तो पीवी की पावर गामा अगर हम पर कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब y एक्सिस पर है हमारे पास p, x एक्सिस पर हमारे पास है v। अब हमें देखना है कि कर्व किस तरह से होगा। तो आई थिंक बहुत इजीली आप कह सकते हो, सिंस ये राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कम होगा, यानी कर्व एक हाइपरबोला कर्व होगा। हाँ, ये अलग बात है कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं होगा, लेकिन जो कर्व होगा वो एक हाइपरबोलिक कर्व होगा। और इनफैक्ट जो इसका स्लोप होगा वो भी आप कह सकते हो नेगेटिव होगा। स्लोप हम और कैसे चेक कर सकते हैं? इसको डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर p को कांस्टेंट रखते हुए पहले हम v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो गामा p को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है v की पावर गामा माइनस वन। सिंस v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा dv। अब हम p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वॉल्यूम को हमने क्या रखा हुआ कांस्टेंट, एंड सिंस p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dp, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। अगर आप इसको रीअरेंज करते हो तो dp अपॉन dv इक्वल्स टू आ जाता है गामा p अपॉन v। क्या बता रहा है ये एक्सप्रेशन? ये dp अपॉन dv क्या है? इस कर्व का स्लोप। माइनस साइन ये बता रहा है कि स्लोप नेगेटिव होगा, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, वो हमें साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर अब हम केवल अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो जैसे जैसे गामा चेंज होगा स्लोप भी चेंज होगा। गामा अगर इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप जो है, स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। अब इसका यूज कहाँ पर है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए, ठीक है, ये पीवी कर्व तो हमने प्लॉट कर लिया कि पीवी कर्व कैसा होगा, हाइपरबोला होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब अगर हम दो अलग अलग गैसेस के लिए, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों के लिए हमें पीवी कर्व प्लॉट करना है। अब चलिए, आप हाइड्रोजन के लिए करें या हीलियम के लिए करें, कर्व तो हाइपरबोला ही होगा। कर्व अगर प्लॉट किया जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा फॉर हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से हाइड्रोजन का कौन सा है और हीलियम का कर्व कौन सा है। इनको मैं ऐसे कुछ नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 और ये 2, दोनों ही हाइपरबोला है। लेकिन अब हमें बताना है कि इसमें से हीलियम का कौन सा है और हाइड्रोजन का कौन सा है। तो आई थिंक हम सबको पता है गामा किसका ज़्यादा होता है। जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है गामा की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिसिटी बढ़ने पर सीवी की वैल्यू भी बढ़ती है, सीपी की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन जो उनका रेशियो होता है वो कम हो जाता है। तो सीपी, एटॉमिसिटी बढ़ने पर सीवी भी बढ़ेगा, सीपी भी बढ़ेगा, लेकिन जो रेशियो है
वो कम होता है, तो यहाँ पर H2 की एटॉमिसिटी ज़्यादा है, तो H2 का गामा कम, हीलियम का गामा जो है वो गामा ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन गामा ऑफ H2। और जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती जाएगी, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, ये गामा की वैल्यू जो है वो और कम होती जाएगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गामा जो है वो किसका, हीलियम का। तो हीलियम के कर्व का जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर अगर हमें देखा जाए तो 1 और 2 में से किसका स्लोप ज़्यादा है? आई थिंक साफ साफ कह सकते हैं 2 का जो स्लोप है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो कर्व होगा वो किसका होगा, हीलियम का होगा, और ये वाला जो कर्व होगा वो H2 का होगा। ये अगेन P वर्सेस V की ही हम बात करें, ये P वर्सेस V का कर्व है। आप ये कह सकते हो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती जाएगी ये कर्व और ऊपर की ओर जाता जाएगा। कर्व क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं यहाँ पर? एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए 1 और 2 में से हाइड्रोजन का कौन सा है, हीलियम का कौन सा है? ये तो हम यहाँ पर बता ही सकते हैं। इसके साथ में क्वेश्चन वर्क डन पे भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि दो गैसेज हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इनको सेम इनिशियल कंसंट्रेशन से, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन सेम, इनिशियल कंडीशन जो थी वो सेम थी, और यहाँ से इनको एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया अप टू सेम फाइनल वॉल्यूम, यानी दोनों का फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमने सेम रखा है। तो बताइए वर्क डन किसका ज़्यादा होगा? वर्क डन जो है वो किसका ज़्यादा होगा? तो आप कह सकते हो कि हीलियम का जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ साइनिंग में मैग्नीट्यूड की बात करो, हीलियम का कर्व सबसे नीचे, तो हीलियम का वर्क डन सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा वर्क डन किसका होगा, H2 का होगा। इस तरह से कर्व बना के आप वर्क डन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वर्क डन से डेल्टा यू पर कमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर वर्क डन यानी कर्व बना के हम वर्क डन या इनको भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसका, जेई पर, जेई में एक क्वेश्चन आ गया है। लेकिन अब क्या है, ये पीवी डायग्राम तो बहुत कॉमन है, इस पर ऑलरेडी जेई में क्वेश्चन आ भी चुका है। लेकिन आप भी जानते हो जेईई एडवांस्ड का जो पेपर होता है ना, उसमें जनरली ये देखा जाता है कि जो पहले नहीं पूछा गया है कुछ नया पूछने की वो हमेशा कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है कि जेईई ने अभी तक पीवी डायग्राम पर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन कभी भी वीटी डायग्राम या पीटी डायग्राम पर नहीं पूछा। हाँ, पीटी पर क्वेश्चन आ चुका है, बट वीटी पर तो अभी तक जेईई ने कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन आता है कि वीटी डायग्राम अगर प्लॉट किया जाए तो वो कैसा होगा? तो ठीक है, अगेन रिवर्सिबल प्रोसेस की ही हम बात करें तो v वर्सेस t, अब यहाँ पर इक्वेशन कौन सी यूज हो जाएगी, टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है, और ये तो हमें पता ही है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ट्रेंड होता है वो अपोजिट होता है। तो यहाँ पर भी कर्व तो हाइपरबोला ही होगा। जैसे पीवी डायग्राम है उसी तरह से यहाँ पर भी कर्व होता है, हाइपरबोला ही होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर फिर क्वेश्चन आता है दो अलग अलग केसेस के लिए अगर हमें कर्व प्लॉट करना हो तो वीटी डायग्राम कैसा होगा? तो अब मैं दो अलग अलग गैसें, यानी फिर से यूं मान के चलो कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमें कर्व प्लॉट करना है तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर वीटी कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं तो उसका स्लोप गामा बढ़ने के साथ बढ़ता है या कम होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे इससे पहले हमने देखा था पीवी डायग्राम में जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है गामा बढ़ने के साथ बढ़ रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा? अब उसके लिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा। वो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। इसको आप ऐसे सोचिए कि कभी भी इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है पी वी की पावर एक्स, यानी एक पैरामीटर दूसरा पैरामीटर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो जो इसका स्लोप आता है डी पी अपॉन डी वी इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू पी बाई वी। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम इसी तरह से रीअरेंज कर लेते हैं। सिंस हमें v वर्सेस t का डायग्राम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v t की पावर 1 अपॉन गामा माइनस वन इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। एक तरह से यूं देखा जाए तो यहाँ पर ये जो x है वो हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन गामा माइनस वन। p की जगह क्या आ जाएगा v, और v की जगह क्या आ जाएगा t। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन गामा माइनस वन वी अपॉन टी। फिर से कह सकते हो आप
गामा माइनस वन, सिंस गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, बिकॉज गामा क्या होता है सी पी अपॉन सी बी, सी पी की वैल्यू हमेशा सी बी से ज़्यादा होती है, तो गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, और आगे माइनस साइन है यानी स्लोप तो क्या होगा नेगेटिव, और वो हमें दिख भी रहा है कि स्लोप तो नेगेटिव है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे गामा बढ़ रहा है यहाँ पर स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो रहा है, यानी यहाँ उल्टा हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर कर्व प्लॉट करता हूँ v वर्सेस t, दो कर्व फिर से हमने यहाँ प्लॉट किए v वर्सेस t, इसमें से एक है हाइड्रोजन का, दूसरा है हीलियम का, हमें बताना है कि इसमें से हाइड्रोजन का कौन सा है और हीलियम का कौन सा है। तो फिर से जैसा अभी हमने देखा था, हीलियम का जो गामा होता है वो हाइड्रोजन के गामा से ज़्यादा, तो हीलियम का गामा ज़्यादा, तो हीलियम के स्लोप का मैग्नीट्यूड कम। अब की बार हीलियम का मैग्नीट्यूड कम, यानी ऊपर वाला जो कर्व होगा वो हीलियम का होगा और नीचे वाला जो कर्व होगा वो हाइड्रोजन का होगा। जबकि इससे पहले वाले केस में हमने ऊपर हाइड्रोजन था, नीचे हीलियम था, यहाँ मामला बदल गया है, हीलियम टू H2। तो ये क्यों हुआ, वो यहाँ से हुआ, प्योरली मैथमेटिकल है, v वर्सेस t का कर्व, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे गामा की वैल्यू बढ़ेगी स्लोप जो है वो कम होगा, यानी जिसका गामा ज़्यादा उसका स्लोप कम। तो ये v वर्सेस t का कर्व हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। इस पर अभी तक जेई में कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, हाँ लेकिन कह सकते हो सर थर्ड ऑप्शन एक और आता है, क्यों ना p वर्सेस t की बात करें। तो चलिए P वर्सेस T के कर्व की बात करते हैं, और इस पर जेई में क्वेश्चन आ चुका है 2021 में। मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन था, अभी हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, बट पहले तो देखते हैं कि P वर्सेस T कर्व कैसा होगा। तो y एक्सिस पर हमारा हो गया P, x एक्सिस पर हो गया हमारा T, और अब जो इक्वेशन आती P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पर अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर भी बढ़ता है, तो ये कर्व हाइपरबोला नहीं होगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये कांस्टेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट को तो c लिख दिया, t को राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर दिया, तो t की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन। एक्चुअली इधर लेके गए तो माइनस आएगा, तो 1 माइनस गामा को मैंने लिख दिया गामा माइनस वन, और गामा अपॉन गामा माइनस वन, अगेन ये वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर p इक्वल्स टू सम कांस्टेंट t की पावर जो कि 1 से ज़्यादा है, ये वाला कर्व की बार हाइपरबोला नहीं, कुछ समवॉट इस तरह से पैराबोला टाइप कर दिखेगा, ये इस तरह का कर्व दिखेगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है, और इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर में जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए पैराबोला ऐसा है, अपवर्ड टाइप्स का पैराबोला आया। एक इस तरह का भी पैराबोला होता है, या जहाँ पर आप इस तरह से बनाते हो, यानी दो तरह के पैराबोला कह सकते हो आप, y इक्वल्स टू एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। राइट नाउ हम किसकी बात करें, समवॉट लाइक दिस वन, एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर नहीं है बट कर्व उसी तरह से होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो P वर्सेस T कर्व हाइपरबोला नहीं होता है, ये पैराबोला टाइप होता है। अब यहाँ पर भी बात करें दो अलग अलग केसेस के लिए क्या होगा, तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, अब मैं वापस इसको वो PV की पावर x की फॉर्म में लिखूंगा, तो P T गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी dP अपॉन dV इक्वल्स टू माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा P बाई टी, और इस माइनस साइन को यहाँ से हटा दें, यानी अंदर लेके चले जाएं, तो गामा अपॉन गामा माइनस वन P बाई टी। तो पहली चीज़ तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, यस स्लोप पॉजिटिव है। अब बात आती गामा बढ़ने पर क्या होगा, जैसे जैसे आप गामा की वैल्यू बढ़ाओगे ये जो रेशियो है वो कम होता जाएगा। चेक कर सकते हो, गामा की वैल्यू 1.5 पुट कर लो, 1.3 पुट कर लो, 1.2 पुट कर दो, एज गामा इंक्रीजेस गामा अपॉन गामा माइनस वन ये डिक्रीज करेगा, राइट। तो यहाँ पर स्लोप जो है फिर से गामा बढ़ने के साथ कम हो रहा है। अगर मैं फिर से दो कर्व यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, दो अलग अलग कर्व,
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन का है और कौन सा हीलियम का है। किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर? आई थिंक डेफिनेटली स्लोप जो है वो इसका ज़्यादा दिख रहा है। स्लोप जो है वो इसका ज़्यादा है फर्स्ट वाले का, यानी इसका स्लोप ज़्यादा क्योंकि जल्दी राइज कर रहा है, इसका स्लोप ज़्यादा। और हम कह सकते हैं गामा जिसका ज़्यादा होगा उसका तो स्लोप कम। गामा किसका ज़्यादा? हीलियम का। हीलियम का गामा ज़्यादा है तो हीलियम का स्लोप कम होगा, यानी ये वाला कर्व हीलियम का होगा और ये वाला कर्व हाइड्रोजन का। तो ये कुछ अलग से हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को स्पेशली मैंने बताने की कोशिश की। यानी कर्व तो हम प्लॉट कर ही रहे हैं, कर्व के साथ साथ दो अलग अलग केसेस के लिए कर्व कैसे होंगे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो बी केयरफुल, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। एटोमिसिटी चेंज हो रही है, उसके बाद गामा किस तरह से वेरी कर रहा है, एटोमिसिटी बढ़ती है तो गामा कम होता है। अब गामा से फिर हमें देखना है कि स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, कहीं गामा बढ़ने पर स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, कहीं गामा बढ़ने पर स्लोप का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। करते करते कहीं ना कहीं एक एरर होने का चांस होता है। सो पेशेंस के साथ करो, केयरफुली करो, हड़बड़ाहट में नहीं करो, नहीं तो गलत हो सकता है। तो ये पी वर्सेस टी का कर्व अलग अलग केसेस के लिए हमने यहाँ पर प्लॉट किया। चलिए, तो ये तीन स्टैंडर्ड कर्व तो हमने प्लॉट कर दिए, पी वर्सेस वी, वी वर्सेस टी, और तीसरा था पी वर्सेस टी। फोर्थ एक और इंपॉर्टेंट कर्व की बात करते हैं, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, टी वर्सेस एस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये कर्व किससे प्लॉट होते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो कर्व हम प्लॉट करेंगे एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप चाहो तो एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कर्व प्लॉट हो रहा है तो प्रोसेस इज रिवर्सिबल। तो क्यू सिंस रिवर्सिबल है तो क्यू बाई टी इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी, यानी क्यू विल बी इक्वल्स टू टी डी एस। मतलब आप इसे ये भी कह सकते हो कि अगर आप टी वर्सेस एस का कर्व प्लॉट कर रहे हो तो उस टी वर्सेस एस का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो किसके बराबर होगा? हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। यानी टी डी एस ये एक तरह से क्या हो गया? एरिया हो गया। बिकॉज आप जब y वर्सेस x के बीच में कर्व प्लॉट करते हो, ये y और ये x, इसके बीच में अगर हम कोई कर्व प्लॉट करें, मान लो ये कर्व ऐसा है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व अगर आपको निकालना है तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? y इंटू डी एक्स, जो कि एरिया है। और यहाँ पर हम एरिया क्या करेंगे? टी डी एस। टी डी एस तो वो एरिया भी हो गया, और टी डी एस किसके बराबर हो गया? क्यू। जैसे पीवी डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व वर्क डन होता है, टी एस डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व हीट ट्रांसफर है, राइट। वापस से मैं बता दूं, पीवी डायग्राम में जब आप कर्व प्लॉट करते हो तो एरिया अंडर द कर्व क्या आता है? वर्क डन आता है। ये जो एरिया है दैट इज वर्क डन। तो टी एस डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है? वर्क डन। सॉरी हीट। टी एस डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व इज हीट ट्रांसफर। नाउ ये तो बात होगी कि एक टी एस डायग्राम में एरिया अंडर द कर्व आपको क्या बता रहा है, वो हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कर्व प्लॉट करें, तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस में तो हमें पता है कि हीट ट्रांसफर जीरो होता है, यानी एरिया अंडर द कर्व क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। या इसे आप इस तरह से भी पुट कर सकते हो कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर आप रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का क्यू जीरो, तो डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो, इनफैक्ट डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो होता है। मतलब एंट्रोपी क्या आती है? कांस्टेंट। एंट्रोपी जो है कांस्टेंट है, इसीलिए पता है इसको क्या बोला जाता है? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस को आप और क्या बोल सकते हो? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, बिकॉज एंट्रोपी इज कांस्टेंट। लेकिन हाँ, एक एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, तो इसका कर्व कैसा आएगा? एक वर्टिकल लाइन आती है, वर्टिकल लाइन। हाँ, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है, एरिया अंडर द कर्व भी जीरो है, लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा। अगर आप एक्सपांशन कर रहे हो तो हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपांशन में टेम्परेचर कम होता है, और अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो टीएस डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है।
वर्टिकल लाइन, ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन जिसमें अगर एक्सपांशन हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज टीएस डायग्राम फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी पीवी डायग्राम, वीटी डायग्राम, फिर पीटी डायग्राम, देन फोर्थ टीएस डायग्राम। इसके अलावा कर्व और भी प्लॉट किए जा सकते हैं, जैसे एच वर्सेस एस। एच मतलब एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी, और इसी के साथ चलिए एक और कर्व भी प्लॉट कर लेंगे, इंटरनल एनर्जी वर्सेस एंट्रोपी। तो अब यहाँ पर खैर ये कुछ ज़्यादा नया नहीं है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप कर्व प्लॉट कर रहे हो तो देखो एडियाबेटिक है तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट ही रहेगी। अब चाहे एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी का करो या इंटरनल एनर्जी वर्सेस एंट्रोपी का कर्व प्लॉट करो, ये सारे कर्व एक जैसे ही होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये सारे कर्व वर्टिकल होंगे। अब यहाँ पर एंथैल्पी कैसे वेरी करती है, तो एंथैल्पी जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा, बिकॉज एंथैल्पी चेंज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी, यानी डेल्टा टी नेगेटिव तो डेल्टा एच भी नेगेटिव, यानी इन केस ऑफ एक्सपांशन एंथैल्पी कम होगी, इन केस ऑफ कंप्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। और वही हाल यहाँ पर भी रहेगा, अगर आप एक्सपांशन कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी एक एडियाबेटिक प्रोसेस की कम होगी क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, और कंप्रेशन के केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये एच वर्सेस एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी वर्सेस एंट्रोपी का कर्व है। ये सब पर जेई 2021 पे क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बताऊं, यानी इन पर क्वेश्चन आया हुआ है, ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो उससे पहले आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट पार्ट इसी में आते हैं, एक एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में कंपैरिजन पर भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, किसका वर्क डन ज़्यादा होता है, किसका एरिया ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सिंस मोस्टली वर्क डन और इस पर क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर हम किसकी बात करते हैं, पीवी डायग्राम की। एक एडिया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, और एक एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो कर्व तो दोनों का हाइपरबोला होगा, लेकिन एक एडिया आइसोथर्मल प्रोसेस के अगर हम स्लोप की बात करें तो वो सिंपली क्या होगा, माइनस पी बाई वी, और एडियाबेटिक प्रोसेस के अगर हम स्लोप की बात करें तो वो माइनस गामा इंटू पी बाई वी। देखिए माइनस साइन तो ये बता रहा है कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंस गामा हमेशा 1 से ज़्यादा होता है तो स्लोप का मैग्नीट्यूड एडियाबेटिक का हमेशा आइसोथर्मल से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर फिर से मैं दो कर्व बनाता हूँ, ये एक कर्व और ये दूसरा कर्व, इसमें से अब ये दो अलग अलग गैसेस के लिए नहीं है, गैसेस एक ही गैस है, बट एक आइसोथर्मल का है और दूसरा एडियाबेटिक का है। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें से आइसोथर्मल वाला कौन सा है, स्लोप किसका ज़्यादा है, 2 का, तो 2 वाला क्या हो गया एडियाबेटिक और 1 वाला क्या हो गया आइसोथर्मल। ये एक्सपांशन के लिए कर्व हमने प्लॉट किए। अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो ये एक्सपांशन है, और कंप्रेशन के केस में यहाँ से कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। फिर से देखो कौन जल्दी राइज कर रहा है, ये वाला, यानी इसका स्लोप ज़्यादा है, जल्दी राइज कर रहा है, ये उतना जल्दी राइज नहीं कर रहा है, तो ये वाला कर्व किसका होगा, एडियाबेटिक का। ये वाला जो कर्व होगा वो होगा एडियाबेटिक का, और ये वाला जो कर्व होगा वो किसका होगा, आइसोथर्मल का कर्व होगा। तो इस तरह से हम एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस को कंपेयर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट वर्क डन को कंपेयर किया जा सकता है, अगर एक्सपांशन हो रहा है स्पेशली अप टू सेम फाइनल वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना होगा, अप टू सेम फाइनल वॉल्यूम, तो एरिया अंडर द कर्व किसका ज़्यादा, आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्मल के वर्क डन का मैग्नीट्यूड एडियाबेटिक से ज़्यादा होगा। बट अगर यही कंप्रेशन कर रहे हो, ध्यान रखना अप टू सेम फाइनल वॉल्यूम, ये कर्व एग्जैक्टली वैसा नहीं, तो सेम फाइनल वॉल्यूम तक यानी यहाँ तक लेके जाओगे तो ऊपर एडियाबेटिक का है, तो इन केस ऑफ कंप्रेशन एडियाबेटिक में वर्क डन ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल में वर्क डन कम होगा। तो ये एक्सपांशन कर रहे हैं या कंप्रेशन कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, बट हाँ याद आपको क्या रखना है, एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा वो आइसोथर्मल के स्लोप से ज़्यादा होगा। राइट, तो ये कुछ अलग अलग तरह के कर्व्स थे जो कि हमने यहाँ पर आइसोथर्म एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बनाए, साथ में हमने उसको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंपेयर भी किया। अब हम बात करते हैं जेई एडवांस के जो दो पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो कि मेनली इसी पर आए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। सारे क्वेश्चंस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ दो क्वेश्चंस थे इसमें से। पहला क्वेश्चन है रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल
gas under adiabatic and isothermal condition is shown in the figure. Which of the following statement is are correct? तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला कर्व है आइसोथर्मल का, ऑब्वियसली ऊपर वाला आइसोथर्मल का होगा, नीचे वाला एडियाबेटिक का होगा। यहाँ पर टेम्परेचर है T1, यहाँ पर आइसोथर्मल का T2। ऑब्वियसली आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो कह सकते हो कि T1 मस्ट बी इक्वल्स टू T2। लेकिन एक एडियाबेटिक प्रोसेस एक्सपांशन हो रहा है, टेम्परेचर तो कम होगा, जबकि यहाँ T3 इज ग्रेटर देन T1, यानी ये ऑप्शन हो गया गलत। बात आती है डेल्टा यू की, पहले इस पर कंपैरिजन करें तो आइसोथर्मल में तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, तो ये डेल्टा यू तो क्या हो गया, ज़ीरो। लेकिन एक एडियाबेटिक एक्सपांशन में डेल्टा यू नेगेटिव होता है, डेल्टा यू जो है वो नेगेटिव होता है, यानी आइसोथर्मल का डेल्टा यू ज़ीरो, एडियाबेटिक का डेल्टा यू नेगेटिव, यानी आइसोथर्मल का डेल्टा यू एडियाबेटिक के डेल्टा यू से ज़्यादा होगा, बिकॉज ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू ज़ीरो है। अब बात आती है सी ऑप्शन की, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जेई ने 2012 में इसके दो आंसर दिए। एक आंसर जेई ने जो दिया था वो था, पहले जो दिया था वो तो ए और डी था, बाद में जेई ने ए और डी को भी सही माना और ए सी डी को भी सही माना। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर वर्क डन, अगर आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर वेरी करता है। वैसे देखा जाए तो एरिया अंडर द कर्व तो आइसोथर्मल का ज़्यादा है, यानी वर्क डन के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो आइसोथर्मल का वर्क डन के का मैग्नीट्यूड एडियाबेटिक से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर वर्क डन तो नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर विथ साइन बात करोगे तो आइसोथर्मल, यानी यूँ मान लो, थोड़ी सी मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ ताकि समझ में जल्दी आ जाए, तो एरिया ज़्यादा है तो वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन है तो नेगेटिव। यानी आइसोथर्मल में मान लो 200 है तो एडियाबेटिक में ये समथिंग लाइक ऐसे हैं -150। तो अब अगर आप विथ साइन कंपेयर करोगे तो एडियाबेटिक का आइसोथर्मल से ज़्यादा आ जाएगा। और ज़्यादातर क्या होता है, हम वर्क डन मैग्नीट्यूड वाइज ही कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर जस्ट देखने पे तो लगता है कि हाँ आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा है एडियाबेटिक से, लेकिन याद रखिए विथ मैग्नीट्यूड। इनफैक्ट जेई ने पहले तो आंसर ए और डी दिया था, ठीक है, बाद में उन्होंने ए सी डी कर दिया, बट मेरा मानना है कि अगर मोड नहीं लगा हुआ है तो हमें विथ साइन ही कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जब आप डी ऑप्शन मार्क कर रहे हो तो ये ज़ीरो और ये नेगेटिव है, इसीलिए इसको कम कहा। तो यहाँ पर भी विथ साइन कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर भी हमें विथ साइन ही कंपेयर करना चाहिए, और विथ साइन कंपेयर करेंगे तो ये ऑप्शन गलत होगा, यानी इन दैट केस आंसर विल बी ए डी सही होगा। और मोड लगा हुआ है तो ये ऑप्शन सही है, मोड नहीं लगा हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जेई 2012 का। उसके अलावा जेई 2021 में ये